हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है खिलने दो। पिंटू हॉस्पिटल क्या गया, घर भर की रौनक ही चली गई थी। माँ पापा मैं सभी उसे बहुत याद कर रहे थे। हालांकि सभी के याद करने की अपनी अपनी वजह थी, पर मूल वजह तो उससे जुड़ा और प्यार ही था। शायद शादी से पहले कदम कदम पर एक लड़की का साथी उसका भाई ही होता है। साथ खाना, खेलना, झगड़ा लड़ना। निसंदेह पिंटू भी मुझे इन्हीं सब वजहों से मिस कर रहा होगा। शायद वह हमारी लड़ाई ज़्यादा मिस कर रहा होगा। फ़ोन पर बात करते हुए मैंने उससे यह सब पूछा। दीदी, आपसे बात करता हूँ तो काफ़ी हल्का महसूस करता हूँ, पर माँ से बात करता हूँ तो मन भारी हो जाता है। भाई भाई ममतामयी जगत जननी माँ, और कहाँ हम अदने से लोग। मैं मजाक कर इसे सामान बनाने का प्रयास करती। माँ पर फ़ोन पर बातचीत के दौरान हम दोनों ऐसे ही बातों को हल्के में लेने का प्रयास करते, पर सच तो यह था कि माँ का जिक्र वातावरण गंभीर हुए बिना नहीं रहती। पिंटू के जाने के बाद माँ की हालत बिल्कुल उस तोते जैसे हो गई थी, जैसे शरीर आत्मा कहीं दूर चली गई हो। मायूस हो जाते जब माँ को हंसाने के हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते। माँ इसमें कहीं ना कहीं पिंटू का जिक्र निकाल ही लाती और वार्ता हमेशा एक गहरी उदासी व चुप्पी पर जाकर समाप्त हो जाती। हमारे लाख समझाने पर पिंटू अस्वस्थ नहीं था। नाश्ता करने के बाद माँ सोने चली गई तो पिंटू के साथ डाली सारी लड्डू मठरी खत्म हो गई होगी। वो तो पहले 2 दिनों में ही हो गई थी। मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई। हालांकि तुरंत मैंने अपनी जीभ काट ली थी, पर तीर से तो कमान से निकल चुका था। हाय, तो तब ये से बेचारा भूखा ही है। उसे तो एकाएक कुछ पसंद ही नहीं आता। सारा कुछ दोनों को खिलाने की क्या जरूरत थी। माँ के चेहरे पर चिंता के बादल मंडराने लगे। पापा ने मुझे नाराजगी के भाव से घूरा तो मैंने बात संभालने का प्रयास किया। अब हॉस्पिटल में ऐसा सब होता ही है माँ, सब मिल बांट कर ही खाते और रहते हैं। मेरी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि बीच में ही फ़ोन की घंटी बज गई थी। उधर कुछ सीरियस समाचार था। मौसा जी को अचानक अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा था। हालांकि स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं थी, पर मौसी का तो फ़ोन पर ही रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हम सभी तुरंत अस्पताल रवाना हो गए। हमारे पहुंचने पर तक डॉक्टर मौसा जी की हालत खतरे से बाहर बता चुके थे। फिर भी बतौर सावधानी एकाध दिन हॉस्पिटल में ही बिताना था, और माँ और मौसी एक दूसरे के गले लगकर रो ली तो दोनों का मन हल्का हो गया। पापा ने इशारा किया तो मैं माँ और मौसी को लेकर कमरे से बाहर निकल आई। हम वहीं एक बेंच पर बैठ गए। पास के ही एक कमरे के बाहर स्टूडेंट का जमावड़ा था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि एक्सीडेंट में घायल एक स्टूडेंट को एडमिट करवाया गया है।
भुवन नामक इस स्टूडेंट के हाथ पांव में गंभीर चोट आई थी। वह बिहार के किसी गांव का था। उसके माता पिता को खबर कर दी गई थी, पर उन्हें पहुंचते पहुंचते भी 2 दिन लग जाते। बाहर खड़े स्टूडेंट में से एक लड़की ने बताया, दीदी वह गरीब परिवार के हैं, पढ़े लिखे भी कम हैं। हम लोगों ने ही पैसे इकट्ठे कर तत्काल आरक्षण करवाया है। अब तक माँ और मौसी भी हमारे पास सड़क आई थी, उत्सुक बस वे लड़के और उसके इलाज के बारे में पूरी जानकारी जुटाने लगी। तब कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ सबके लिए खाना लेकर आ गए। वे यहीं के रहने वाले थे और भुनक के क्लासमेट्स थे। उन सभी को प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते देख हमारी आंखें भर आई। लग रहा था जैसे एक भरा हुआ कुटुंब वहां जमा हो गया है। इतनी सदस्य संख्या और इतनी गतिविधियों के बावजूद उनका अनुशासन देखने योग्य था। वहां मौजूद टीचर्स आपस में यही वार्तालाप कर रहे थे कि अपनी शरारतों और शोर से कॉलेज को गुंजायमान रखने वाले ये स्टूडेंट यहाँ कितनी शांति और सभ्यता से सारी व्यवस्था संभालते हुए है। हम मन ही मन भुनक नामक उस छात्र को देखने के लिए अत्यंत व्यंग हो उठे थे, जिसकी खिदमत में विद्यार्थियों सहित पूरा कॉलेज प्रशासन जुट गया था। 2-2, 4-4 के समूह में छितरे हुए थे और धीमे स्वर में वार्तालाप में मग्न थे। उनके पास से गुजरने पर ही उनकी वार्ता के अंश सुने जा सकते थे, पर कान झुंड में बिताए याते स्टूडेंट की बातों पर ही लग रहे थे। वे बारी बारी से वहां रुकने वालों, नाश्ता, खाना आदि लाने वाले के नाम तय कर रहे थे। हॉस्पिटल में एक साथ इतने लोगों का रुकना और आना जाना ठीक नहीं है, इससे बाकी लोगों को असुविधा होगी। एक बोला, हाँ मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं, शाम तक रजत और परेश रुक जाएंगे, रात में पीयूष और पांडे सो जाएंगे, सवेरे मैं और स्नेहा दूध नाश्ता लेकर आ जाएंगे। एक बात और, भुनक तो अभी काफ़ी दिन कॉलेज आ नहीं पाएगा। हम इसे रोज़ के नोट्स की जेरोक्स करवाकर पहुंचाते रहेंगे। जब मन अच्छा होगा, तबीयत ठीक होगी तो वो पढ़ लेगा, ताकि परीक्षा के वक्त ज़्यादा जोर न पड़े। कमरे के एकदम बाहर खड़े झुंड की बातें भी कम दिलचस्प नहीं थी। परसों अंकल आंटी आए तो यहाँ किसी जिम्मेदार का होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आंटी को संभालने के लिए सोनिया ठीक रहेगी। हाँ, और अंकल की सारी स्थिति मैं समझा दूंगा। मेरे पापा डॉक्टर हैं, मैं उनको एक बार यहाँ के डॉक्टरों से बात करवा दूंगा। थोड़ी देर देखभाल हो जाएगी, जय ने जोश से कहा। तो वहाँ उपस्थित और स्टूडेंट के साथ साथ हम भी उसे प्रशंसा नज़रों से देखने लगे। भुनक के कमरे का वातावरण एकदम शांत था। हमने झांका तो एक लड़का पलंग के पास बैठा नजर आया। हम भुनक से मिलने आए हैं, मैंने बाहर खड़े लड़के से कहा, तो उसने हमें भुनक का रिश्तेदार समझकर सहर्ष हमारे लिए रास्ता बना दिया।
अंदर बैठे लड़के की पीठ हमारी ओर थी, इसलिए उसे हमारी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ, पर उसकी बातों से हमने अंदाजा लगा लिया कि एक्सीडेंट के वक्त वह भुनक के पीछे बैठा था। तू डर मत, अंकल आंटी कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी तुझे तसल्ली नहीं हो रही तो उनसे कह देना कि गाड़ी मुकुल यानी मैं चला रहा था, तू तो बस पीछे बैठा था, लेकिन गाड़ी तो मैं चला रहा था, वो भी तेरी भुनक मासूमियत से बोला। मालूम है, पर अंकल आंटी को यह सब बताने की क्या ज़रूरत है? वे बेचारे वैसे ही थके हारे, परेशान और चिंतित आएंगे। तेरी बाइक भी डैमेज हुई है, चिंतित था, उसका भी तो खर्चा। भुनक का स्वर, वह सब हो जाएगा, बाइक इंश्योर्ड है, क्लेम मिल जाएगा। और अभी यह सब बातें करने का वक्त नहीं है, पहले खुद को संभाल। हमारे कदमों की आहट से वे दोनों हचकचा गए। जी जी आप? मुकुल के ने प्रश्न उछालकर सवालिया नजरों से भुनक को ताका, लेकिन उसके चेहरे पर भी पहचान का कोई चिन्ह न उभरता देखकर वह असमंजस में पड़ गया। हम पास वाले कमरे के मरीज के रिश्तेदार हैं, मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताया। तब माँ भी सामने आ गई थी। वे एकटक भुनक के चेहरे पर नजरें गड़ाए थी। दुबला पतला मासूम सा चेहरा, पपड़ाए होठ, निश्चल आंखें। एकाएक मैं चौंक उठी। कहीं माँ की ममतामयी आंखें भुनक में पिंटू का अक्स तो नहीं दिखने लगी है? माँ के कदम भुनक की ओर बढ़ रहे थे, नजरें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उनके बढ़ते कदम भुनक को सिरहाने जाकर ही थमे। प्यार से वे उसका माथा सहलाने लगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मौसी हैरानी से कभी माँ को तो कभी मुझे देख रही थी। मैंने इन्हें शांत रहने का इशारा किया, फिर माँ का हाथ पकड़कर उन्हें धीरे से बाहर ले आई। भुनक को अब आराम करने दो माँ, तभी तो वह जल्दी ठीक होगा। हाँ हाँ, माँ सम्मोहित भी मेरा हाथ पकड़े बाहर गई थी। मैंने उन्हें बेंच पर बिठाया। तब तक पापा भी हमें ढूंढते ढूंढते आ गए थे। कहाँ चले गए थे तुम लोग? उधर एक्सीडेंट में घायल लड़का भर्ती है। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि माँ शुरू हो गई। देखो देखो इस लड़के को, इसलिए मुझे हर वक्त पिंटू की चिंता सताते रहती है। वहाँ अकेला बेचारा, कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसी ऊंच नीच ना हो गई तो क्या माँ? मैं फट पड़ी थी, देखा नहीं कैसे सबने उसे हाथों हाथ संभाल रखा था। इतना देखभाल तो उसके अपने माता पिता भी नहीं कर पाते। पिंटू को लेकर अपनी अनगढ़ चिंता और सोच बेमानी है। किसी कनिष्ठ की आशंका से घबराकर चिड़िया अपने बच्चे को घोंसला में ही छुपा कर रखेगी तो बच्चा कभी उड़ना सीख नहीं पाएगा। आपको सिर्फ उस बीमार बच्चे में पिंटू की छवि दिखाई दी, उसकी मदद को तत्पर खड़े इन 50 बच्चों में पिंटू की छवि दिखाई नहीं दी। आप क्या उसे कमजोर, हमेशा कमजोर, सबकी सहानुभूति का केंद्र ही बनाए रखना चाहती हैं आप? क्या आप नहीं चाहती कि हमारा पिंटू भी कभी बड़ा हो, इस तरह औरों की मदद करे? माँ गंभीर सोच में डूबी नजर में आई। मानती हूँ माँ,
सबसे छोटा होने के कारण वह हम सभी का बहुत प्यारा दुलारा है। आपने धरती माँ बनकर नन्ही कली की तरह हमें अपने अंक में सहेज रखा है, पर अब आपको इन कलियों को सहज और संवरता से खिलने विकसित होने का मौका देना होगा माँ। अपने बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए आपको इतना बलिदान तो करना ही होगा। हाँ रजनी, तुम्हें इतना मजबूत तो होना ही पड़ेगा, तभी पिंटू भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन पाएगा। मानता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, माँ बेटे का रिश्ता ही ऐसा है। सभी रिश्तों से बढ़कर पिंटू अभी जिस दोस्ती के रिश्ते को एंजॉय कर रहा है, वह प्यार के साथ ढेर सारी मस्ती समेटे हैं। पर इन सब को ऊपर है माँ का रिश्ता, जो ममता के साथ ढेर सारी चिंता परवाह समेटे हुए है। सही पहचान पा रहा हूँ ना रजनी? मैंने गौर किया। पापा आवाज में बेहद प्यार और आत्मीयता समेटे प्रशंसता मन निगाहों से माँ को निहार रहे हैं। भावनाओं के अतिरिक्त से माहौल थोड़ा भारी होने लगा तो मैंने पापा को हिलाया। पापा, आपने कभी सब रिश्तों को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन मम्मी की डिप्रेशन नहीं बताई। पापा एक पल को सोचने की मुद्रा में आ गए, फिर गला खंखाला और गंभीर स्वर में बोले लगे, प्यार प्लस ख्याल प्लस डर प्लस साथ प्लस नोक झोंक प्लस जिंदगी प्लस मस्ती। अरे बस भी कीजिए जीजाजी, मौसी ने रोकना चाहा। पापा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भावनाओं का इतना मसाला एक साथ मिलता है तब एक कदर भी तैयार होती है। ठहराव के साथ एक ही पल में वातावरण की गंभीरता छट गई। एक मधुर संदेश चारों ओर गुंजायमान होना ध्वनित हो रहा था। रिश्तों की बगिया को महकने दो, हर कली को सहज के खिलने दो। मैंने और पापा ने गौर किया। मम्मी शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।